हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स जी, मेरा नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हिस्ट्री का चैनल है और अपने इस चैनल पर हम नेट एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छी तरह से कर सको। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर जो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो देखकर अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छी तरह से आपकी हो जाएगी और नेट जेआरएफ आपका डेफिनेटली ही क्लियर हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे जो आज के नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज़ है। जैसे कि हमारा फर्स्ट दिया गया है कि 1773 के जो एक्ट है उनमें से जो कौन सा कथन पर हमें विचार कर कर बताना है कि ये जो कथन उन एक्ट में से है या नहीं है। तो ये जो कथन है ये दोनों ही उस एक्ट में नहीं दिए गए हैं, तो डी हमारा है राइट आंसर। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पास ईस्ट इंडिया कंपनी तथा उसके अधिकार क्षेत्रों पर सीमित अधिकार होना ये भी गलत दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास उस समय बंगाल सरकार के द्वारा जो कानूनों को वीटो करने का भी अधिकार जो शक्ति थी वो नहीं थी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो नहीं है, तो ऑप्शन है इसका डी जो है वो राइट आंसर। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें ये किया गया था कि प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ना दो संस्थाओं का गठन किया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का और कोर्ट ऑफ द प्रोप्राइटर्स का। इसके आधार पर ही उन्होंने ये किया था कि 1779 में रेगुलेटिंग एक्ट की जो शर्तें थी वो निर्धारित की गई थी और बिना जो नियम बनाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर प्रत्यक्ष नियंत्रण भी स्थापित कर दिया गया था। और दूसरे ये था कि प्रशासन की जो इकाइयाँ थी वो बंगाल मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में समानांतरित भारतीय इकाइयों के रूप उनको माना गया था और बंगाल जो था वो प्रशासनिक केंद्र था उस टाइम पर। फोर्ट ऑफ जो प्रशासनिक इकाइयों में जो प्रधान को फोर्ट ऑफ विलियम में गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित किया गया था और 5 वर्ष की अवधि जो थी उस वाले 4 सदस्यों की एक परिषद का भी गठन किया गया था। और इसके अंतर्गत जो यूरोपवासी थे, फिर कर्मचारी तथा कलकत्ता के नागरिकों को न्याय सुलभ करने के लिए भी कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना भी इसका भी प्रावधान था। तो ये जो चीज़ें थी ये इस एक्ट के आधार पर संविधान में परिवर्तन किए गए थे, ये जो चीज़ें थी। तो इसका राइट आंसर डी है क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही उसमें नहीं आती हैं। आगे है कि कौन सा कथन जो है उस पर हमें जो सही है वो हमें बताना है। तो इनमें से जो कथन सही बताया गया है, जैसे कि जब वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना तो उसने कोषागार को कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया था। जहाँ फिर कि 1780 में नमक का जो उत्पादन था उसने सीधे सीधे अपने हाथों में ले लिया था, ये था। जहाँ भू राजस्व का जो बंदोबस्त 1790 में स्थायी घोषित हुआ था। तो इनमें से कौन सा सही था, वो था फर्स्ट दो कि वारन हेस्टिंग ने कलकत्ता को कोषागार को कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया और जो नमक का उत्पादन था वो सीधा अपने हाथों में ले लिया था। तो ये तो जो ऑप्शन हैं वो सही दिए गए हैं। आगे है बाद में ब्रिटिश शासन में संबंधित जो कथनों पर विचार कर कर बताना है। तो इनमें जो कथन सही हैं तो वो है ऑप्शन फर्स्ट कि जो 1780 में नमक का जो उत्पादन था वो सरकार ने सीधा ही अपने हाथ में ले लिया था। तो ये है इसका जो राइट आंसर। नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्नलिखित में से एक घटित जो घटना नहीं हुई थी उसके प्रशासनिक काल में, वो थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो उसके काल में नहीं थी। तो ऑप्शन है इसका डी राइट आंसर। नेक्स्ट है जो कथन आगे दिए गए हैं इनमें से भी हमें बताना है कि ये जो उस टाइम पर जो कथन है या नहीं है उनमें से शामिल है या नहीं है। तो इनमें से ये दोनों कथन ही जो शामिल जो नहीं किए गए हैं नहीं है, सत्य नहीं है। जैसे कि लॉर्ड डलहौजी सरकार ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया जिसमें सिपाहियों को भारत की आवश्यकता के अनुसार किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए बाध्य किया। और सेकंड है कि लॉर्ड कैनिंग की सरकार के द्वारा पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट ने सिपाहियों को उपलब्ध मुफ्त डाक सेवाएं की जो सुविधाएं थी वो प्रदान की। तो डी है इसका राइट आंसर क्योंकि ये दोनों ही नहीं थे उसमें ये कथन। तो ऑप्शन है डी। नेक्स्ट दिया गया है कि कौन सा कथन सही दिया गया है वो है। तो कौन सा कथन जो सही है वो सीधा ही आंसर बताती हूँ। तो ये था बी कि जो चार्ट एक्ट पास हुए थे, डिफरेंट एक्ट किए जो चार्ट एक्ट हुए थे, अधिनियम लागू किए थे, उसमें ये था कि 1830 में चार्ट एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकृत जो क्षेत्र थे उसमें सम्राट की निसंदेह प्रभुसत्ता स्थापित कर दी थी। तो ऑप्शन है इसका बी राइट आंसर। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी में दिए गए मुगल फरमान आना है।
फरमान के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो जो सत्य कथन इसमें दिया गया है वो है ऑप्शन हमारा सी। यहाँ पर फ्रेंड्स सेकंड की जगह थर्ड आना है, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये जो है ये राइट आंसर दिए गए। फर्स्ट की 1691 के फरमान के द्वारा दी गई सुविधाओं को स्वीकार करना। इसके अनुसार कंपनी को कलकत्ता के आसपास के जो अतिरिक्त भूमि थी वो किराए पर मिल गई और 10,000 रुपये वार्षिक के इवज में उनको सूरत में सारे बकायों को माफ़ी मिल गई और बम्बई में बने जो सिक्के थे कंपनी के उसको मुगल साम्राज्य में भी उनको स्वीकृति मिलेगी। तो ये जो चार ऑप्शन थे ये मुगल फरमान के बारे में जो कथन सत्य हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1717 में हुए थे। तो सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कौन सा जो कथन असत्य दिए गए हैं। जो कथन सत्य असत्य हैं तो उसमें है सी। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको सेकंड करना होगा, जहाँ पर सेकंड आना है कि इसके दौरान भारत में गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यीय परिषद का गठन करना। और फिफ्थ है कि इसके कंपनी के सेवकों को उपहार प्राप्त करने की अनुमति दी पर रिश्वत नहीं। तो ये दो कथन असत्य बताए गए हैं जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थे। तो ऑप्शन है इसका सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जो कथन सत्य है वो है ऑप्शन डी। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आप सही कर लेना, फर्स्ट है, थर्ड है और फिफ्थ है। तो जैसे कि फर्स्ट आ गया है कि 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, फिर निर्देशक मंडल को भारत में अधिकारी भेजने तथा वापस बुलाने का अधिकार दे दिया गया और कुछ मामलों में बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के अधीन कर दिया। तो ये जो 3 ऑप्शन थे ये हमारे राइट दिए गए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में सत्य है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। नेक्स्ट है कि 1793 के जो चार्ट एक्ट के द्वारा कौन सी चीज़ें सही हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो सी सीधा है बी। जैसे कि फर्स्ट की कंपनी के आदेश पत्र का नवीनीकरण हुआ और 20 वर्ष के लिए इसको लागू कर दिया गया। फिर है सेकंड की वित्त को व्यवस्थित कर दिया गया, कंपनी के जो वित्त था उसको। और जो फोर्थ है कि कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य होने से रोक दिया गया। तो ये 3 ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो बी है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 1830 के चार्ट एक्ट के द्वारा क्या नहीं किया गया था। जो चीज़ें नहीं हुई थी 1830 के चार्ट एक्ट के द्वारा वो थी फर्स्ट और सेकंड कि कंपनी का आदेश पत्र समाप्त करना और चीन के साथ जो चाय के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को अंत करना। तो ये 2 चीज़ें नहीं थी, तो ऑप्शन है हमारा ए होता है राइट आंसर। नेक्स्ट है तालिका 1 को तालिका 2 के साथ मिलाकर बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन हमारा डी। जैसे कि फोर्ट विलियम जो प्रथम जो था ये है ऑप्शन सी वारन हेस्टिंग। और सुप्रीम कोर्ट का जो फर्स्ट प्रथम है ये एलिजा इम्पे। फिर गवर्नर जनरल की परिषद का प्रथम जो विधिक सदस्य है वो है लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल। और प्रथम वायसराय का जो भारत का गवर्नर जनरल था वो है लॉर्ड कैनिंग जो मुख्य न्यायाधीश था। तो ये जो तालिका है ये सही मिलान है, तो ऑप्शन होता है हमारा डी राइट आंसर। नेक्स्ट है इनको कालक्रम के अनुसार हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही दिया गया है। तो सही क्रम में कौन सी चीज़ें हैं। तो जो सही क्रम में दिया गया है वो है ऑप्शन हमारा सी। जहाँ पर फ्रेंड्स थर्ड कर लेना। पहले आ जाता है सेकंड की भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधे टेलीग्राफी संपर्क की स्थापना हुई ये। फिर आता है फोर्थ की जो विधायी परिषदों में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। फिर फर्स्ट आता है कि लंदन में भारत के उच्च युक्त की नियुक्ति होना। और लास्ट में है कि दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो जैसे कि आंसर दिया गया है सेकंड है, फोर्थ है, फर्स्ट है और थर्ड, ये सही क्रम है, कालक्रम है। तो ऑप्शन है सी राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है तालिका को दूसरी तालिका के साथ मिलाना है। तो ये भी जो राइट आंसर इसका दिया गया है वो है ऑप्शन हमारा ए कि प्रांतीय विधायी परिषदों में आधिकारिक बहुलता का जो अंत वो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा। फिर केंद्र में दिवसीय जो व्यवस्था थी उसका 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके द्वारा। फिर विभिन्न सदस्यों के लिए अलग चुनाव जो क्षेत्र थे वो पार्लियामेंटो सुधार के द्वारा हुए। फिर मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र जो था ये था मांटफोर्ड सुधार के अकॉर्डिंग था। तो ये जो सही मिलान दिया गया है ऑप्शन है ए हमारा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो आज के कुछ एमसीक्यू सीरीज जिसके बारे में हमने जाना। तो आगे भी इसी प्रकार से ही आप एमसीक्यू सीरीज मेरे देखते रहिएगा। उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। और एक बात बता दूं फ्रेंड्स, ये जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है ना
इसका जो डिटेल्स में टॉपिक वाले जो चैप्टर है वो अनअकैडमी पर दिए हुए हैं। अगर आप एमसीक्यू सीरीज सॉल्व करना चाहते हो तो वहाँ पर जाकर पहले आपको उनको पढ़ना होगा। अगर आप उनको पढ़ोगे तभी आप एमसीक्यू सीरीज को सही तरह से सॉल्व कर सकोगे। तो पढ़िएगा ज़रूर, अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिएगा और अपना नेट जेआरएफ क्लियर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।